चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें देखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमने केवल दो चीजें देखी हैं बेसिकली, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, राइट। अब आता है सर उसका एनालिसिस। क्या आता है उसका एनालिसिस? एनालाइज करने के बाद जो मैनेजमेंट है उसे बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं। तो उस डिसीजंस को लेने के लिए कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना जरूरी है। तो अब इस चैप्टर में हम इसी पूरे कंसेप्ट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे हम कंसीडर करेंगे सर। चलिए तो देखिए सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब सर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस जब आप कर रहे हो तो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस प्रकार से कर रहे हो टू हैव मोर इंफॉर्मेशन, कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले ताकि हम एडुकेट पॉलिसी स्ट्रेटेजीज ये सब बना सके। तो इस एनालिसिस से हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, अपनी फर्म का अपनी फर्म से, अपनी कंपनी का अपनी कंपनी से कंपेयर करना। अब ये कंपैरिजन हमारा इस साल का पिछले साल से हो सकता है, ये कंपैरिजन हमारा इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर से हो सकता है, ये कंपैरिजन हमारा अपनी कंपनी का एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट का हो सकता है। तो वो कब होगा? जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर बना रखी होगी तभी तो कंपेयर करोगे। इंटर फर्म कंपैरिजन, एक फर्म अपनी कॉम्पिटिटिव फर्म से कंपैरिजन कर रही है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये अगर मान लीजिए आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे कंपनी की तो हम देखेंगे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है या नहीं है। तो अभी इसके नेक्स्ट ही मुझे पढ़ाना है चैप्टर रेशियो एनालिसिस। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि जो आपकी करंट एसेट्स है दैट शुड बी ट्वाइस ऑफ करंट लायबिलिटी। वे करंट एसेट दुगनी होनी चाहिए करंट लायबिलिटी से, ताकि कंपनी को करंट लायबिलिटीज पेड करने में दिक्कत ना हो, तो कंपनी टाइमली अपने डेट्स को पे कर सके। तो अगर इस प्रकार का है तो इट्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। दूसरा हो गया सर हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एक अलग चीज है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एक अलग चीज है। अब हम ये कह रहे थे, हम आपको पढ़ा रहे हैं इस कोचिंग सेंटर में, तो सर ये हमारा अपना है, मान लीजिए रेंट पे नहीं है, तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हो गई इस बात से। बट माय फ्रेंड, इससे मैं ये कहूं कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट हम होंगे तो कोई ये जरूरी नहीं है सर। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का होता है जो करंट ड्यूज है टाइमली पे कर रहे, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब है जो लॉन्ग टर्म के ड्यूज हैं जब वो आएंगे तो आप उसे पे कर सकते हो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो कैसे पता चलेगा सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ये सब कुछ आप रेशियो में पढ़ोगे। प्रॉफिटेबिलिटी, इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, जरा ध्यान करिए, जरा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को मिक्स करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा सर इकोनॉमिक्स में? परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कि भाई घर में दाल रोटी ही चलेगी, प्राइस फिक्स है पूरी की पूरी, मार्केट में होमोजीनियस लगभग सेम सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं सारे के सारे दुकानदार, कोई प्राइस तो कम ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत मैनेजेबल है। परफेक्ट कंपटीशन ध्यान आया। और इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो हम जितना इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट का मतलब प्रोडक्ट इम्परफेक्ट है, तो हमारी स्पेशलाइजेशन जितनी ज्यादा हम उतना ज्यादा प्राइस मार्केट में चार्ज कर सकते हैं। तो भैया ये प्रॉफिटेबिलिटी की जो कहानी पता चलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चलेगी ना, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है उसके हिसाब से जजमेंट होंगे। अब हमारे कोचिंग का वन ऑफ द सबसे मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो मैथ्स एंड अकाउंट्स है, समझ रहे? तो जितना फोकस हम मैथ्स और अकाउंट्स पे करते हैं शायद और किसी सब्जेक्ट पे नहीं करते। अब जैसे मैंने आपको बता रखा लगभग 25 सब्जेक्ट है मेरे जो मैं पढ़ा सकता हूँ, जिसके ऊपर मैंने बुक्स लिख रखी है, लेकिन उसमें मैं सबसे ज्यादा फोकस किस पे कर रहा हूँ? मैथ्स और अकाउंट्स पे, बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मुझे प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा इसमें नजर आ रही है मैथ्स और अकाउंट्स में। इज दैट क्लियर? अब कहने को सर कॉस्ट अकाउंटिंग मेरा मेन सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेन सब्जेक्ट है, टैक्सेशन सब्जेक्ट है, ऑडिट सब्जेक्ट है, मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, सब पे बुक्स लिखी हुई है।
फिर भी मैं क्या कर रहा हूं आपसे, फोकस किस पे कर रहा हूं, नेचुरल अकाउंट्स, बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मुझे इस पे नजर आ रही है। इज दैट क्लियर? अगला सर, नो द एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस। सर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि बिजनेस की एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस क्या है। तो एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस किससे पता चल रही है सर? एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस चल रही है सर टर्नओवर से। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की टर्नओवर बहुत अच्छी है तो सर जितने भी खर्चे हैं वो सब निकाल सकती है। बात को समझिए आप। अब कई बार हमने देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रांड मार्केट में खुले हुए हैं, एक एक महीने का किराया सर 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए एक एक महीने का किराया है, रेंट, जस्ट रेंट। तो सोचिए ऊपर के और खर्चे कितने होंगे सर। रेंट है इतने का, उतना बड़ा स्टाफ होगा, उसका खर्चा होगा, लिफ्ट वगैरह लगी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देखिए कहाँ होगा। तो पता चल रहा है जी महीने का खर्चा 20-20 25-25 लाख रुपए तो फिक्स खर्चा है सर महीने का, जो उनका होना ही होना है। तो सोचिए वो कब निकलेगा, जब आप इफेक्टिवली सेल्स कर पाएंगे। अगर इफेक्टिवली सेल्स की टर्नओवर बहुत जबरदस्त होगी तो निकल जाएगी ना सर। आप कई बार गए होंगे मार्केट के अंदर, मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, जो छोटी छोटी मार्केट होती है लेकिन होलसेल मार्केट होती है। पहले लगे छोटी सी दुकान सर, 10 बाय 10 की दुकान, कितने की भाई, कितने करोड़ की, भाई मजाक चल रहा है क्या? 10 बाय 10 की दुकान 5 करोड़ की, रियल फैक्ट। आप जाइए होलसेल में यही हाल है। 10 बाय 10 की दुकान देखो 5-5 10-10 करोड़ की दुकान होगी, लेकिन क्यों है वो? सर उसमें सेल इतनी जबरदस्त है, कस्टमर इतना है पूछो मत। एफिशिएंसी टर्नओवर, एफिशिएंसी किससे कहानी हो रही है? टर्नओवर। तो हम इसमें क्या देखेंगे? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बहुत डिटेल में आपको कहां पढ़ाऊंगा? रेशियो चैप्टर में, ये सारा वहीं आएगा। अगला जी, टू मेक फ्यूचर पॉलिसी स्ट्रेटेजी। भैया इन सबको देखकर, पास्ट को देखकर तो भविष्य की फ्यूचर स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन सब करोगे। एम आई राइट? अब मैं कह रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग सर बनता मेरा मेन सब्जेक्ट है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर मुझे उसमें प्रॉफिटेबिलिटी टर्नओवर नजर आना शुरू हो जाए तो मैं उस पर और मेहनत करना शुरू कर दूंगा ना, डेफिनेटली आएगी। इज दैट क्लियर? ये समझाना चाह रहा हूं। तो यानी कि इन सबके बेसिस पे ही फ्यूचर की पॉलिसी स्ट्रेटेजीज वट जो भी सारी कहानियां हैं वो सारी यहाँ पर तैयार होंगी। चलिए अगला चलते हैं सर। अब अगर हमारे पास एग्जाम में आ जाता है सर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस, इंपॉर्टेंस, नीड या एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबका क्रक्स यही है सर। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं सर। पहला चीज, टू मेक इंट्राफर्म कंपैरिजन, रिपीट हो गया सर, टू मेक इंट्राफर्म कंपैरिजन, रिपीट हो गया सर। टू नो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, रिपीट है सर। टू नो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, रिपीट है। टू नो प्रॉफिटेबिलिटी, रिपीट है। टू नो एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस, रिपीट है। टू मेक फ्यूचर पॉलिसी स्ट्रेटेजी, सारा रिपीट है एज इट इज। सिर्फ ऊपर नाम लिखे हुए थे, यहाँ डिस्क्राइब कर दिया, दैट्स द डिफरेंस। ठीक, चलिए जी आगे चलते हैं सर। वे या टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को किस प्रकार से हम एनालाइज कर सकते हैं सर? तो सर एनालाइज करने के सर हमारे पास दो तरीके हैं सर, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और एक वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक्चुअली में लास्ट ईयर से डिलीट कर दिया गया कोर्स में, कंपैरेटिव और कॉमन साइंस चैप्टर था पूरा ये। तो जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है इसमें कंपेयर करा जाता था इनकम स्टेटमेंट को और बैलेंस शीट को। तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए सर। जैसे मान लीजिए अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, ठीक हो गया सर? तो जरा देखिए, सबसे पहले क्या आता था हमारा? रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट? ठीक है जी। एक एग्जांपल के लिए मैंने कहा सर 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, ठीक है जी। और ये दे रखा है सर आपको यहाँ पे कि यहाँ पे सपोज करो ये 10 लाख की सेल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और ये 12 लाख का है। आ रही मेरी बात समझे? इज दैट क्लियर? तो इसके आगे जो बनेगा, जगह की शॉर्टेज है, इसके आगे बनेगा क्या? एब्सोल्यूट चेंज। तो कितना चेंज है सर? 2 लाख। फिर अगला बनेगा परसेंटेज चेंज, कि परसेंटेज कितना हुआ? 2 लाख
डिवाइड बाय 10 लाख कितना हो गया सर 20%। आगे इसी के कॉलम बनेंगे। तो कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है सर, ये इज दैट क्लियर? तो ये कंपैरिजन क्या है सर? इट्स अ कंपैरिजन इंट्रा फर्म कंपैरिजन, कि भाई पिछले साल का इस साल से करोगे, इंट्रा फर्म कंपैरिजन है ना। इज दैट क्लियर? तो ये जो आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है, ऐसे ही आपका इनकम स्टेटमेंट का होता था, इसी प्रकार से आपके बैलेंस शीट का होता था। ठीक है, इज दैट क्लियर? मेरी बात सुन आ रही है? लेकिन प्ले स्टोर पे देखोगे तो आपको वहां पे मेरा मटेरियल वगैरह जो है इसका अभी भी मिल जाएगा, चाहे नहीं शब्द नहीं डाला हुआ, आप कहोगे तो मैं डाल दूंगा वट एवर। तो मैंने इसलिए डाला कि पता चला कोई करने ना बैठ जाए, कोर्स से रिलेटेड है, नहीं तो मेरे पास सारा कंटेंट मटेरियल वगैरह सब बना हुआ है। ठीक है जी। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 डिफरेंट पीरियड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 डिफरेंट पीरियड। अब ये इनकम स्टेटमेंट भी हो सकता है और ये बैलेंस शीट भी हो सकती है सर। ठीक, मेक इंट्राफर्म कंपैरिजन, इंट्राफर्म कंपैरिजन हो गया सर यहाँ पे। तो यानी इंट्राफर्म कंपैरिजन कहता है तो अब हॉरिजॉन्टल हो गया सर। टू नो एग्रीगेट ग्रोथ, अब यहाँ पे जो ग्रोथ दिख रही है वो एग्रीगेट में दिख रही है सर, टोटलिटी में। वे टोटलिटी में सेल्स में क्या चेंज है, टोटलिटी में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है, अदर इनकम, उसमें क्या चेंज है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम टोटलिटी में क्या चेंज है, डिपार्टमेंट वाइज, ज्योग्राफिकल वाइज, एरिया वाइज, ऐसा कोई कहानी अलग अलग नहीं है ना। नहीं तो हो सकता है ना सर कि हम कहें भैया साउथ में बताओ क्या है, नॉर्थ में बताओ क्या है, ईस्ट में बताओ क्या है, वेस्ट में बताओ सर क्या है, ऐसा हो सकता है ना सर। तो वो चीज नहीं है, टोटलिटी की बात चल रही है सर। तो ये सारी क्या है हमारे को दिख रही है सर, ये हमारे को दिख रही है कंपेरेटिव जो हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल में देखिए सर, वर्टिकल में आ जाता है सर कॉमन साइज, ये भी रिलेटेड है वैसे तो कॉमन साइज। इस कॉमन साइज में वर्टिकल में क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए जैसे मान लीजिए आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, तो आपने कहा सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आपने कहा अदर इनकम ऐसे, और फिर यहाँ पे सारे और एक्सपेंसेस, राइट। एक एग्जांपल सर, अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया सर, और मैंने कहा पहले साल में सर ये कितनी थी 10 लाख थी ना, तो इसको क्या मान लेंगे सर, कॉमन बेस इसको मान लेंगे 100%। क्या मान लेंगे 100%। अब एक फिक्स फिगर मान लीजिए अदर इनकम में 1 लाख है, तो हम क्या देंगे 10। भैया ये 100 है, 100 के लिए 10 लाख है, तो 1 लाख के लिए 10% हो गया ना सर, यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पे आप ये डिवाइड कराओगे कि रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन का ये कितना परसेंट है, समझना थोड़ा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैं आपके लिख रहा हूं सर एक्सपेंसेस में, आप लिख रहे हो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक हो गया। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सपोज करो 1 मिनट के लिए हमने कहा 2 लाख है, तो 2 लाख कहने का कितना हो गया 20%। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम रेवेन्यू का 20% कंज्यूम कर रहा है, 20% हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जा रहा है। तो अब किस तरह से एनालिसिस हो रहा है, इस तरह से। तो इस तरह से होता है तो क्या बोलते हैं उसे, वर्टिकल। पहले कैसे हो रहा था, ऐसे कंपेयर, अब कैसे हो रहा है, ऐसे। इज दैट क्लियर? तो जब हम इस तरह से मूव करते हैं तो हॉरिजॉन्टल होता है, और लेकिन अगर हम इस तरह से या इस तरह से मूव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होगा दैट इज कैसे वर्टिकल एनालिसिस। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा सर, इसमें डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड आ जाएगा सर, इंटरफर्म कंपैरिजन इसमें आ जाएगा, इंडिविजुअल ग्रोथ अब इसमें आ जाएगी सर। एक एक में देख लो ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पिछले बार क्या था, अब क्या है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पहले कितना था अब कितना है। तो एक एक हेड में इंडिविजुअल ग्रोथ कहानी आ रही है ना, चेंज क्या एक एक में, जो उसमें पहले वाले में नहीं था। अब देखिए सर, अब मैंने कहा कि मान लीजिए मुझे जिस प्लेस पे हूं वहां से कहीं मूव करना है, तो मैंने कहा मेरे पास क्या क्या तरीके हैं सर। मैंने कहा साइकिल पे चला जाऊं, पैदल चला जाऊं, स्कूटरी पे चला जाऊं, मोटरसाइकिल पे चला जाऊं, गाड़ी में चला जाऊं, और ये मतलब अलग अलग वेज हो गए कहीं से इधर से उधर मूव करने के। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है तो हमारे पास कौन कौन से टूल्स टेक्निक ये हो सकते हैं। तो देखिए सर, सबसे पहले सर रेशियो एनालिसिस, पूरा चैप्टर है इसमें हम क्या करेंगे सर, रेशियो निकालते वक्त एक हमारा न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। तो ऐसा नहीं है न्यूमरेटर में कुछ भी उठा के डाल दिया और डिनोमिनेटर में कुछ उठा के डाल दिया, कुछ इस प्रकार से 2 फिगर डालेंगे जिनके बीच में कोई रिलेशन होगा, इसके बीच में कुछ रिलेशन होगा। जैसे एग्जांपल मैंने डाला सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका क्या थाट निकला, इसका थाट निकला कि भाई बिजनेस में जो हमने कैपिटल लगा रखी है उसके कितने टाइम्स हम सेल कर पा रहे हैं, जितना कर पाए उतना अच्छी बात, जितना ज्यादा सेल कर पाए उतनी अच्छी बात। कुछ आ रहा है समझने? तो ये क्या है, रेशियो एनालिसिस। तो एनालाइज मिलेगा ना सर इससे आपको। हमने कहा सर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो अभी तो मैंने कहा सर 2:1 बढ़िया हो गई, अभी तो बोला मैंने कि अगर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी करते हैं 2:1 आती है तो बहुत बढ़िया सिचुएशन है कि करंट एसेट्स ट्वाइस है करंट लायबिलिटी के।
यानी करंट लायबिलिटी हम टाइमली पे कर देंगे, तो एनालिसिस हो गया ना सर। रेशियो तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर ही इस पे निकलेगा। एक समझा रहा हूँ छोटी छोटी बात, ये समझ थोड़ा सा समझ में आया कि क्या पढ़ाना चाहता हूँ, आया समझ में। तो रेशियो में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगी, दोनों टर्म्स कुछ ऐसी होंगी जो आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रही होंगी, और जब आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रही होगी तो उससे हमें कुछ कंक्लूजन निकालना है। बात आ रही सुन में। चलिए सेकंड टूल, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ घपला हो रहा है तो सबसे ज्यादा घपला होने की संभावना कैश में तो होती है, कैश में तो मैनिपुलेशन होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सर ये बता रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस किस सोर्सेस से कैश आ रहा है और किस किस पे कैश अप्लाई हो रहा है, सोर्सेस एंड एप्लीकेशन। तो जो कैश आ रहा है कंपनी के पास, उसको सब कुछ डिवाइड कर देंगे, एप्लीकेशन को डिवाइड कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए आज हम क्लास ले रहे हैं और मैंने कहा यार बहुत पढ़ाई हो गई यार, थक गए अब तो, अब एक काम करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं आज। और मैंने कहा चलो जी अंताक्षरी खेलते हैं, एक एक करके सब बारी आएगी। आप यकीन मानिए बोर होंगे। क्यों बोर होंगे? कि मान लो 1 मिनट के लिए सपोज करो, पहली बार किसी ने मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने कहा चल भाई ये स्टार्ट हो जाओ, वो स्टार्ट हो गया, अब वो बैठा हुआ है जब तक अगली बारी नहीं आ रही, पार्टिसिपेट नहीं कुछ कर पाता। और वो 19 में कह दिया नहीं जी अब थोड़ा चेंज करते हैं यार, मजा नहीं आ रहा। हमारे पास सबको डिवाइड कर देते हैं 3 उसमें, दीवाने परवाने मस्ताने। कुछ ये दीवाने में चले गए, कुछ परवाने में चले गए, कुछ मस्ताने में चले गए। अब क्या बारी जल्दी जल्दी रैपिडली आएगी, दीवाने परवाने मस्ताने ग्रुप में खेल लोगे तो मजा बढ़ जाएगा। ऐसे ही जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें हम डिवीजन कर देंगे सर, और डिवीजन करके देखेंगे भैया इस डिवीजन पे, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कहां से कैश आ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या कैश आ रहा है या क्या कैश लग रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या कैश आ रहा है कहां जा रहा है। तो इस तरह से मेन डिवीजन करके कैश फ्लो स्टेटमेंट को सीखेंगे। लगभग लगभग मान के चलिए 1 महीने से ऊपर जाएगा ये चैप्टर। समझ आ गई मेरी बात? पूरा 12th का चैप्टर जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो यही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? तो वहां और डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा। तो ये वन ऑफ द मेन टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। फंड फ्लो स्टेटमेंट कभी किसी टाइम पे 12th क्लास में कोर्स में हुआ करता था, ये चैप्टर होता था फंड फ्लो। सर फंड का मतलब जो यहां पर है सर, फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। फंड का मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल। तो मीन यहां देख रहे हैं कि एक बिजनेस के पास वर्किंग कैपिटल कहां से आ रही है और कहां जा रही है, सोर्स ऑफ फंड। रूटीन फंड कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। तो ये भी आपकी एक टेक्निक होती थी, पहले एक चैप्टर ऐसा ये पूरा 12th में किसी टाइम में कोर्स में होता था। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर 3 साल पहले तक भी कोर्स में था, जो भी मैंने पढ़ाया आपको कंपेरेटिव। कॉमन साइज स्टेटमेंट सर 2 साल पहले तक भी कोर्स में था, तो भी मैंने बता दिया आपको कंपेरेटिव क्या है और कॉमन साइज। ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस सर, ट्रेंड कई बार आपको नॉलेज के लिए कई बार पढ़ाया जाता है ना कि पहले ये था फिर ये था फिर ये था, आप बताओ अगली फिगर क्या होगी। तो ट्रेंड एनालिसिस मान लीजिए 1 मिनट के लिए कहा जाए ट्रेंड एनालिसिस में कि भाई अब हमारा 22 है, उससे पहले 21 है, फिर 20 है, फिर 2019, फिर 2018 ऐसे मान लीजिए। ठीक है जी। अब हमने कहा सर सपोज करो सेल्स की बात चल रही है, सेल्स की, तो यहाँ का सर 1 करोड़ की सेल है, फिर का 1.2 करोड़ की सेल है। ठीक है जी। फिर यहाँ पे कहा 1.5 करोड़ की सेल है, फिर यहाँ पे कहा 1.9 करोड़ की सेल है। अब का क्या उम्मीद है कि 2022 में सर सेल क्या होगी? सारी बात सुनने, तो ये कैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेंड से। अब यहाँ पे अब एक बात बताइए सर, आपको क्या लगता है अगर 100 व्यक्तियों से पूछा जाए क्या होगी तो क्या 100 का जवाब सेम होगा? दैट इज द एनालिसिस, दैट इज द एनालिसिस, कि हर एक की एनालाइज पावर अलग है। ठीक। अब यहाँ पे सर कितना इंक्रीज है? 2। यहाँ कितना इंक्रीज है? 3। यहाँ कितना है? 4। अगला कितना इंक्रीज होगा? 5। तो 5 को इंक्रीज करता हूं तो कितना हो गया? 2.4। कुछ आ रहा है समझ में? तो यानी कि क्या है, एक ट्रेंड आ रहा है कि पहले 2 इंक्रीज हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर उम्मीद होगी अगली बार 5 इंक्रीज होगा, एक ट्रेंड बन रहा है। स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर है पूरा ट्रेंड एनालिसिस, टाइम सीरीज करते हैं।
बहुत डिटेल में, बड़े ध्यान, बड़े उससे शिद्दत से पढ़ाया जाता है वो चैप्टर, ट्रेंड एनालिसिस। आ रही बात समझ में? तो यानी कि ये भी आपका ट्रेंड एनालिसिस भी आगे के लिए फोरकास्ट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है सर, एनालिसिस। इज दैट क्लियर? तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें, टेक्निक्स या टूल्स हमारे पास अवेलेबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के। नेक्स्ट आता है सर कि कौन कौन सी पार्टीज हो सकती हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, यूजर्स हो सकते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होंगे सर। तो सबसे पहले इसको दो हिस्से में डिवाइड करते हैं सर। मैंने कहा ये लीजिए सर, ये ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ होंगे जो अंदर होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ होंगे बाहर होंगे ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन मान लीजिए सारे इसके अंदर, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है सर वो हो गए एक्सटर्नल यूजर, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो हो गए इंटरनल यूजर। बात समझ आ रही है? अब यहां ध्यान करिए, डिपेंड करता है सर हम ये कहां पढ़ रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं हम कंपनी के लिए, कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं तो सर फर्क हो गया। अगर ये चीज जब मैंने 11th पढ़ाई थी आपको और ओनर की बात करी थी, तो ओनर हमने पढ़ा था इंटरनल यूजर। और सर क्योंकि मालिक अंदर होता है सर, लेकिन सर अगर कंपनी है, कंपनी में तो ओनर बाहर बैठा होता है, शेयर होल्डर है कंपनी में, तो शेयर होल्डर ओनर है, बाहर बैठा हुआ है। आपको मेरी बात सुनने आ रही है? वो आउटसाइड है, तो ध्यान से देखना हमें किसकी बात कर रहे हैं। कि कोई इन्वेस्टर है, पोटेंशियल इन्वेस्टर है, तो वो आउटसाइडर है। इनसाइड कौन है? सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन वगैरह, ये सब जो कंपनी को चला रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है मेरी बात? चलिए अब वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं माय फ्रेंड्स। तो मैंने कहा सर अब यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर, तो मैंने बोला जो कंपनी के बाहर हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें। तो मैंने कहा इन्वेस्टर, ओनर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, कंपनी के बाहर है सर, पैसा लगा रखा है या लगाने वाले हैं, इनका इंटरेस्ट नहीं होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फिर किसका होगा? तो ये देखेंगे ना सर, कंपनी ने साल क्या कमाया, कंपनी की क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा चुकाना है, ये तो सब कुछ देखने के बैठेंगे ना। तो पैसा लगा रखा मालिक है, लेकिन है कहाँ? आउटसाइडर। इज दैट क्लियर? तो पहली पार्टी ये हो गई सर। सप्लायर है क्रेडिटर, सप्लायर क्रेडिटर का सर इंपॉर्टेंस क्या है सर? वो देखना चाहता है भाई शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। भैया मैंने तेरे को सामान दे दिया, तो मुझे रिसेंटली पैसे दे दे, बात खत्म, टाइम ले। तो उसे मतलब है सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी से, उसे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से मतलब नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसे देखेगा? करंट रेशो, क्विक रेशो, पढ़ाऊंगा रेशो के अंदर, कि भैया मेरे जो ड्यूज है मुझे वो टाइम पर मिल जाए, दैट्स ऑल। ठीक? तो यानी ऐसा तो नहीं है ना कि सप्लायर किसी को भी अपना माल सप्लाई कर देगा। तो वो देखेगा ना भैया मैं जिसको माल सप्लाई कर रहा हूँ वो कितना सॉल्वेंट है, मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। तो वो क्या देख रहा होगा? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। अगला सर लेंडर और बैंकर। अब लेंडर और बैंकर सर जिन्होंने लोन दे रखा है सर, अब ना केवल ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखेंगे, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी देखेंगे। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इसलिए कि भैया उनका जो इंटरेस्ट वगैरह जो भी है वो टाइमली पे होती रहे, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इसलिए कि भैया जो लोन दे रहे हैं वो वापस भी मिल जाएगा ना। तो पता चला जी लोन तो दे दिया, इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है, पता चला लोन ही नहीं आ रहा। तो मीन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी दोनों देखेंगे। कस्टमर, आज का कस्टमर बहुत समझदार है। अब ये नहीं होगा कि यहाँ पे एक कस्टमर खड़ा है, एक कंपनी यहाँ है और एक कंपनी यहाँ है, तो वो कह रहा है भाई इसका सस्ता खरीद लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो देख रहा है फिर कौन सी कंपनी ज्यादा रिलायबल है। शुरू में चाइना के प्रोडक्ट आए, लोगों ने खूब दबा के खरीदे सर, लेकिन आज की स्ट्रेटेजी, टेंडेंसी क्या चेंज हुई है? अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर चाइना का प्रोडक्ट अगर 100 रुपए का मिल रहा है हमें, और इंडियन अगर 110 का मिल रहा है, तो मैं ये मानता हूँ 110 का हम इंडियन खरीद रहे 100 का चाइना का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। अगर बहुत ही वेरिएशन हो कि वो 100 का मिल रहा है और इंडियन ब्रांड मान लो 200 का मिल रहा है, 250 का मिल रहा है, तो फिर बंदा कहता है शायद सोच लेता है, कितने तो तब भी नहीं खरीद रहे। आप बात को समझिए। तो अगर नेलिजिबल डिफरेंस है तो हम उसके प्रोडक्ट को नहीं खरीदें, क्योंकि हमें पता है उसकी क्वालिटी जनरली इतनी बढ़िया नहीं होगी।
इस दैट क्लियर? बात आ रही है सुनने? क्लियर? तो यानी कि जो कस्टमर है उसको पता है किस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहा, भैया वो सॉल्वेंट होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में जो प्रोडक्ट उसने खरीदा उसके लिए उसको सर्विसेज चाहिए होंगी, तो सर्विसेज कंपनी कब देगी? जब वो सॉल्वेंट होगी। आज मान लीजिए गाड़ी खरीदने की बारी आ रही है तो पहली प्रेफरेंस लोगों की मारुति अभी भी क्यों है? क्योंकि पता है यार आफ्टर सेल सर्विस, सर्विस सेंटर इतने हैं, कोई हिसाब नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्यों? कितने सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके बाद सेल सर्विस चाहिए। आज किसी को लैपटॉप परचेज करना है तो वो किस पे जा रहा है? एचपी पे जा रहा है, डेल पे जा रहा है, अब कुछ लिनोवो पे भी जाना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि भैया पता है आफ्टर सेल सर्विस बहुत बेहतर है। तो यानी कस्टमर भी अब सब चीजों को देखकर किसी चीज को परचेज कर रहा है। नेक्स्ट सर, गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्स लगाने हैं सर। जब गवर्नमेंट को टैक्स लगाने हैं तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा होगा ना, कि हाँ भाई बताओ तुम्हारी सेल कितनी है, परचेज कितनी है, सब पर टैक्स दे दिया नहीं दे दिया, कितना शेयर को डिविडेंड दे रहे हो, उस पर सीडीटी दे दिया नहीं दे दिया। तो सारी बुक्स को देख रहा है ना गवर्नमेंट, कैन चेक ना। दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। अगर जो कंपनी है सर, और जो अच्छे लेवल पे कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराती हैं। तो उन कंपनीज की बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज जनरल पब्लिक को देता है। सर स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को देगा। तो मैंने कहा ध्यान दीजिए सर, मैंने कहा ये कंपनी है सर, ठीक है सर, मैंने कहा सर ये स्टॉक एक्सचेंज है, और ये सर जनरल पब्लिक है। अब जनरल पब्लिक को ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन कहां से लेगा सर? इसके बुक्स ऑफ अकाउंट से देखेगा ना, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा ना, तभी तो जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन देगा। इज दैट क्लियर? अगला आता है सोसाइटी। सर वो पहले वाली सोसाइटी नहीं रह गई, अब सोसाइटी जागरूक है। आप ये ध्यान करिए, जितनी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितनी ज्यादा डेवलप कंट्रीज हैं, वहां सोसाइटी उतनी समझदार है, उतनी समझदार है। अब बस मेरे, अब मैं ये पूछ कह रहा हूं कि मान लीजिए एक मिनट के लिए आपको दो प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है जी, एक प्रोडक्ट वन, एक प्रोडक्ट टू, दोनों का प्राइस लेवल सब कुछ सेम है, मान सब कुछ सेम है, और यहाँ कस्टमर खड़ा हुआ है। अब ये क्वेश्चन मार्क है, अभी कौन सा लूं, सोच रहा है उसके दिमाग में। अब पता चला इसमें एक प्रोडक्ट जो है वो टाटा का है और ये किसी और का है। आप यकीन मानिए, अगर वो जागरूक होगा तो टाटा पे चला जाएगा वो। क्योंकि जब जब देश पे कोई दिक्कत आई, टाटा ने ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट करा, देश के लिए डोनेशंस दी, कोविड के सिचुएशन में बहुत कुछ संभाला देश को। मेरी बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यानी सोसाइटी ये देख रही है कि किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है और वो कितना समाज के ऊपर कंट्रीब्यूशन कर रही है, समाज के लिए क्या कर रही है। कोई ऐसा तो नहीं है कि जरूरत से ज्यादा कोई कंपनी पॉल्यूशन कर रही है और जो लोगों को एटमोस्फेयर को खराब कर रही है। तो लोग बहुत कुछ, बहुत जागरूक हो रहे हैं, बहुत कुछ देखने के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट आता है इंटरनल यूजर, जो कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं। सबसे पहले सर मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट ने तो सब कुछ करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीईओ है, चेयरमैन है, उन्होंने तो सारा कंपनी को संभालना है। तो वो तो सारी टाइमली इंफॉर्मेशन मांगेंगे, अकाउंटेंट से टाइमली वही तो मांगेंगे, हाँ भाई इनकम स्टेटमेंट बना के टाइम पर दो, बैलेंस शीट बना के टाइम पर दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के टाइम पर दो, सारी रेशियो कैलकुलेट करके दो, ताकि फिर डिसीजन किसने लेना है? मैनेजमेंट। आप मेरी बात समझ गए? मैनेजमेंट इनकम स्टेटमेंट बनाने नहीं बैठने वाला, मैनेजमेंट बैलेंस शीट बनाने नहीं बैठने वाला, वो दूसरे डिपार्टमेंट है। लेकिन उस सारी की इंफॉर्मेशन किसको मिलेगी? मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट आगे के लिए प्लानिंग, स्ट्रेटजी, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन, व्हाटएवर जो करना है वो करे। इज दैट क्लियर? चलिए अगला सर, एम्प्लॉइज। एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय तो अंदर काम कर रहे हैं, एक अब एम्प्लॉय कहां काम करना चाहेंगे? एम्प्लॉय वहां काम करना चाहेंगे जो उन्हें फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन लग रही हो। आपको शायद नहीं ध्यान हो, पीछे
बड़े शॉर्ट टर्म कुछ मार्केट खुली थी, मैं नाम भी भूल गया उनका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मार्केट मतलब सबका बाजार पता नहीं, याद नहीं आ रही मेरे को मार्केट। तो ऐसी कुछ वो खुली थी सर, काफी सारी शॉप, पर वो डबल डबल सैलरी ऑफर कर रहे थे एम्प्लॉयज को। पर पता चला जी कितनों ने पता नहीं कंपनी की जॉब छोड़ छोड़ के उनके पास चले गए। तकरीबन तकरीबन 5-5 6-6 महीने में सब बंद हो गई, सबके सब। सॉरी टू से दैट लैंग्वेज, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो वो कह मैं तो अब क्या करूं, क्योंकि 5-6 महीने काम किया तो उन्होंने शुरू में 1-2 महीने दे भी दिए उनको सर। फिर बाद में कहते रहे जी हेड ऑफिस से आएगी, ये वो ये कर करके लटकाते रहे। अब पता चला जी कब पता ही नहीं चला, पता पता कहाँ गया कुछ आ रहा है। तो क्या शिक्षा मिली, हुआ ना ऐसा मार्केट में। अब एम्प्लॉय कहाँ काम करना चाहता है, अब एम्प्लॉय वहां काम करना चाहता है जहां उसे स्टेबिलिटी सॉल्वेंसी नजर आ रही है, ताकि उसकी सैलरी, उसकी वेजेस, उसका बोनस, लीव एनकैशमेंट उसको टाइम पर मिल सके। इवन देन आफ्टर रिटायरमेंट जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उसको देती है। वो तभी तो देगी जब ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल होगी, अगर नहीं होगी तो कैसे देगी। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यानी एम्प्लॉय उसको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा इंटरेस्ट है। रिसर्च डिपार्टमेंट सर, एक छत्र राज था सर, यामा कंपनी का, CDX 100 करके ऐसे कुछ बाइक आती थी। RDX नहीं, मरवा कैसे बता, ऐसे कुछ थी, ठीक है। तो सीडी ऐसे कुछ 100 करके बाइक आती थी, बहुत ही बड़ी छोटी सी बाइक थी, और वो भागती ऐसी थी कोई हिसाब नहीं, मतलब जितनी मर्जी तेज भगा लो, एवरेज कुछ नहीं थी उसकी। तो उस टाइम ये सारे बाकी सारे मैदान में थे, हीरो होंडा वगैरह कंपनी वगैरह ये सब। और उस टाइम में हीरो होंडा कंपनी जो अलग हो गए, पहले एक थे, तो वहां उन्होंने बाइक निकाली सर, एक स्प्लेंडर। तो जहां वो आपकी यामा की बाइक 30 की, 35 की, 25 की एवरेज दिया करती थी 1 लीटर में, इन्होंने कहा जी 80+। दुनिया ने खरीदी, मैंने भी खरीदी, 65+ तो मैंने भी निकाली हुई है। तो सर ये तो बड़ा एक होता ना मिरेकल सा, ये क्या है, ऐसा लगा था झूठ बोल रहे हैं। लेकिन 85 की अगर 65 सर हमने अपने उस पर निकाल दी तो बहुत बड़ी बात है। रिजल्ट ये हुआ, उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वजह से, इस रिसर्च की वजह से, इस एवरेज की वजह से हीरो होंडा कंपनी लार्जेस्ट सेलिंग बाइक बन गई इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा सेल करने वाली। फिर तो बस उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, स्प्लेंडर निकाली, पैशन निकाली, CBG निकाली, करिश्मा निकाली, पता नहीं क्या क्या निकाली। फिर जब इसकी इतनी तरक्की को देख के जब काफी ऊपर हो गया, तब बजाज कंपनी ने कहा अच्छा अच्छा भाई ये चेतक के ऊपर बंद करो ये स्कूटर। और फिर उसने बाइक वगैरह, उसने बाइक की फील्ड में आ गया। फिर उसने धड़ाधड़ पल्सर, पता नहीं ये वो, पता नहीं पल्सर वल्सर क्या क्या निकाली उसने। फिर वो भी थोड़ा सा मार्केट उसने भी कैप्चर करी। और है कुछ नहीं। तो सारी गेम किसकी है सर, यानी ये हुआ सर रिसर्च डिपार्टमेंट को। अब क्वेश्चन आता है आपको कि सर रिसर्च डिपार्टमेंट से इतना फायदा है, तो आप ये रख लीजिए अपने कोचिंग में एक रिसर्च डिपार्टमेंट। तो सर क्वेश्चन ये आता है ना, रिसर्च डिपार्टमेंट पे खर्चा भी तो करना पड़ेगा। तो रिसर्च डिपार्टमेंट खर्चा भी तो हिसाब से करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम कहें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना जी 10 लाख, रिसर्च डिपार्टमेंट कितना खर्च कर दिया 6 लाख, चलो बोला भाग जाओ यहाँ से। इज दैट क्लियर? तो भैया रिसर्च डिपार्टमेंट जो एक्सपेंडिचर करेगा कहीं ना कहीं वो भी तो देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना ओनर को देना है, किसको कितना टैक्स में देना है, कितना बचेगा। इन सबको ध्यान में देखते तो रिसर्च डिपार्टमेंट पैसे लगा खर्च करेगा। इज दैट क्लियर? यानी रिसर्च डिपार्टमेंट भी काफी हद तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर फोकस करता है। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से काफी अच्छे तरीके से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर खत्म किया सर। अब इसको दोबारा से पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो।